नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िफ्थ हाउस के बारे में कि फ़िफ्थ हाउस क्या होता है? फ़िफ्थ हाउस से हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं? जैसे ये हमारे आत्मा का कारक होता है। फ़िफ्थ हाउस होता क्या है? क्योंकि फ़िफ्थ हाउस से बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारा चाइल्ड बर्थ से लेके हमारा लव मैरिज बहुत चीज़ें होती हैं जो फ़िफ्थ हाउस से सिग्निफिकेंस होती हैं। हमारी बॉडी की हेल्थ। तो फिफ्थ हाउस के बारे में ये सारे हम बात करेंगे। साथ में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन होता है, फिफ्थ फिफ्थ हाउस का एस्पेक्ट क्या होता है, अगर फिफ्थ हाउस एम्प्टी हो, खाली हो, तो उसकी जो जिम्मेवारी होती है, जो उसके रिजल्ट्स देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है, तो रिप्रेजेंट किसको करता है फिफ्थ हाउस, वो इस वीडियो के अंदर आज हम बेसिक तरीके से और डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको नहीं भी आती है कुछ एस्ट्रोलॉजी, फिर भी अगर आप फिफ्थ हाउस से समझ जाएँगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो आपको काफ़ी हद तक फिफ्थ हाउस के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। फिफ्थ हाउस इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, कि धन का स्थान भी कहा जाता है। धन किस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए धन लाइफ में आने के बहुत रास्ते होते हैं। धन हमारी जॉब से आ सकता है, धन हमारे बिज़नेस से आ सकता है, धन पेरेंटल प्रॉपर्टी से आ सकता है, धन बहुत जगहों से आ सकता है। मगर जो लक्ष्मी जिसे हम कहा जाता है, लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि धन तो एक छोटा-सा पार्ट हो गया, मगर जहाँ लक्ष्मी आ गई वहाँ धन अपने आप आ गया। धन प्रेम से आता है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे या जो हमारे पूर्वज थे, वो हमेशा एक ही चीज़ बता कर गए थे कि जो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी वहीं होती है जहाँ प्रेम होता है। तो फिफ्थ हाउस को लक्ष्मी स्थान इसलिए भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिफ्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप में चेक कैसे करते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि फिफ्थ हाउस किस-किस चीज़ों के लिए होता है। तो फिफ्थ हाउस अगर आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं, ये हॉरोस्कोप के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है, ये फिफ्थ हाउस होता है। यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। आप लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे 10 नंबर, 8 नंबर, वो जो नंबर यहाँ लिखे होते हैं, वो राशियों के नंबर होते हैं। वो प्लैनेट्स के नंबर नहीं, हाउसेस के नंबर नहीं होते। हाउसेस के नंबर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर मिलेगा कोई नंबर, तो वो जो नंबर होगा, वो राशि का नंबर होगा, इसलिए उससे कन्फ्यूज़ मत होइए। आपने गिनती ऐसे ही लेनी है, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो नंबर होंगे, ये फिफ्थ हाउस का नंबर होता है। कि ये हो गया फिफ्थ हाउस। अब ये फिफ्थ हाउस हो गया। अब ये फिफ्थ हाउस की हम बात करते हैं कि ये फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट किसको करता है। देखिए फिफ्थ हाउस के अंदर क्या होता है, ये हमारी आत्मा होती है। कहते हैं जो जन्म होता है ना, जन्म के बाद जो मतलब जन्म होता है, उसमें जो आत्मा होती है, वो आत्मा यहीं रहती है। इसलिए कहा जाता है कि यही हमारा मेन हाउस है। फर्स्ट हाउस को कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है। आप कभी भी देखना, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे फिफ्थ हाउस हमारा पहला हाउस होता है, और कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं फर्स्ट हाउस हमारा मेन पावरफुल हाउस होता है। मैं दोनों बातों की आपको बात बताता हूँ। होता क्या है कि फर्स्ट हाउस हमारा वो होता है जहाँ पे लगन होता है, जहाँ पे ये समझ लीजिए ईस्टर्न होराइजन पे, कि जब सूर्य उदय होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, जहाँ पे कुंडली हो स्टार्ट होती है, वो हमारा फर्स्ट हाउस होता है। अब फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी का होता है, हमारी फुल बॉडी का। अब फुल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि हमारी फुल बॉडी होगी, और फिफ्थ हाउस हमारी आत्मा होगी। बॉडी के बिना आत्मा बेकार है, और आत्मा के बिना बॉडी बेकार है। ये दोनों का, जिसे हम कहते हैं, एक बहुत करीबी रिश्ता है कि अगर आत्मा नहीं होगी तो वो बॉडी बेकार है, और अगर आत्मा है, फिफ्थ हाउस आपका सही है, और बॉडी नहीं है सही, तो भी जिसे हम कहते हैं सर्वाइव नहीं कर पाता आदमी। बॉडी भी, इसलिए बॉडी की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है। फिफ्थ हाउस हमारे प्रेम का कारक होता है। लव अफेयर्स अगर हमने देखने हैं, तो हमने फिफ्थ हाउस से देखने होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ हाउस का मतलब प्रेम हो गया। अब फिफ्थ हाउस का मतलब प्रेम होगा, प्रेम का मतलब क्या होगा, प्रेम किस तरह का प्रेम है, ये डिपेंड करता है कि फिफ्थ हाउस का रिलेशन किन किन हाउसेस के साथ होता है। अगर मान लीजिए फिफ्थ हाउस का जो है इन्वॉल्वमेंट, वो होती है हमारी टेंथ हाउस के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंथ हाउस किस चीज़ का होता है, टेंथ हाउस होता है हमारा प्रोफेशन का, हमारी जिसे हम कहते हैं पोजीशन का, हमारे पोजीशन हमारी कैसी है, प्रोफेशन कैसा है। तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन से लव। मतलब ये ऐसा आदमी जिसका रिलेशन फिफ्थ और टेंथ का होगा, ये रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ये जब फिफ्थ हाउस हाउस आप समझ जाएंगे, तो आप बड़े ही इजीली कर पाएंगे। फिफ्थ हाउस का टेंथ हाउस के साथ रिलेशन, इसका ये मतलब हो गया आदमी बड़ा डिटर्मिनेशन होगा वर्क की तरफ, डिटर्मिन होगा अपने वर्क की तरफ, फोकस्ड होगा,
उसको प्यार होगा अपने काम से, वो कोई भी काम, जो भी काम उसका प्रोफेशन होगा, उससे वो प्यार करेगा। हम हमेशा कहते हैं ना कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप अपने प्रोफेशन से प्यार कर लीजिए। वो प्यार ऐसे नहीं बनता, वो प्यार बनता ही ऐसे है जब ये दोनों के कनेक्शन बैठते हैं। अगर फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 11th हाउस के साथ बनता है तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रेम। प्रेम, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम का मतलब कि ऐसा आदमी को कभी भी आप दिमाग में कोई गलत फहमी नहीं डाल सकते अगर उसको सच्चा प्रेम है। जैसे माँ बेटे का प्रेम हो गया, या कई बार हम किसी से ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हमारा कोई लालच नहीं होता। जब आप इस जिसे हम कहते हैं इस प्रेम के अंदर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ट्रू लव, सच्चा प्यार, तो आपको कोई कितना भी कह ले सामने वाले के बारे में, यहाँ तक कि आप सामने वाले को गलत देख भी लोगे, फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे, आपका प्रेम खत्म नहीं होगा। क्योंकि उस प्रेम में कोई बाउंडेशन नहीं है, उस प्रेम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जिसे हम कहते हैं कि लेन देन नहीं है, फल नहीं है। जैसे हम किसी मैटर के लिए प्रेम प्रेम नहीं करते। आपने देखा होगा मेरे लाइव सेशन के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, मगर मुझे सामने वाले पे डाउट है। मुझे सामने वाले पे डाउट है कि सामने वाला ईमानदार है या नहीं है, सामने वाला मुझे कल को कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, धोखा देगा तो नहीं देगा। अगर आपको ट्रू लव है तो फिर आपको किसी पे शक नहीं होता, क्योंकि ट्रू लव में शक की कोई जगह ही नहीं बचती। तो ये जो ट्रू लव होता है वो इससे देखा जाता है। आत्मा, आत्मा जब हमारे शरीर के अंदर आती है तो हमारे शरीर को वो हमारे पुराने कर्म लेके आती है। आत्मा हमारे पुराने कर्म होते हैं, तो ये हमारे कर्म का स्थान है कि हमारे पुराने कर्म आए। उसके बाद अगर आप हॉरोस्कोप में ध्यान से देखिए तो फिफ्थ हाउस से आत्मा एंटर करती है और नाइन्थ हाउस से निकलती है। नाइन्थ हाउस हमारे कर्म होते हैं जो हमने कमाए हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं। ये हमें कहा जाता है कि हमारी ब्लेसिंग्स है कि क्या हमने कमा के जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से ना पैसा लेके जा पाते हैं, ना प्रॉपर्टी, ना कार, कुछ नहीं लेके जा पाते। हम लेके जा पाते हैं तो अपने कर्म, अपनी दुआएं, अपनी ब्लेसिंग्स, कि हमने ऐसे क्या काम किए हैं जो हमारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ जा रही हैं। फिफ्थ हाउस के साथ अगर नाइन्थ हाउस का कनेक्शन होता है तो वो ब्लेसिंग्स लेके आता है, वो ब्लेसिंग्स देता है कि आदमी ने जो भी काम किया है वो ऐसे काम कर रहा है। पेट्रियाटिज्म देखी जाती है, मतलब आदमी के देशभक्ति, क्योंकि देशभक्ति में भी उसका जो समर्पण होता है वो देश और धरती के प्रति एक समर्पण उसको पॉजिटिव वे में लेके जाता है, एक ब्लेसिंग्स के काम करता है कि उसने कई लोगों के लिए अच्छा काम किया, ब्लेसिंग्स का काम किया। तो ये ब्लेसिंग्स फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के कनेक्शन से देखी जाती है। अब अगर फिफ्थ हाउस का कनेक्शन होता है एट्थ हाउस के साथ या ट्वेल्थ हाउस के साथ, तो वो लव तो होता है कि वैसे उसने देश के साथ प्रेम किया, उधर उसने अपने प्रोफेशन के साथ किया। अब एट्थ हाउस में किसके साथ प्रेम करेगा वो? एट्थ हाउस हमारे फिजिकल रिलेशनशिप्स का होता है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो प्यार तो है, मगर प्यार में क्या इन्वॉल्व है? सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है। ट्वेल्थ हाउस के साथ रिलेशन है उसका, तो क्या इन्वॉल्व है? बेड प्लेजर्स इन्वॉल्व है कि आप किसी से प्यार करते हो। प्यार तो वो भी होता है, आप ये नहीं कह सकते कि फिजिकल लव लव नहीं होता, लव तो वो भी होता है, मगर वो लव अट्रैक्शन का लव होता है, वो लव बेड प्लेजर्स का लव होता है, वो हार्ट, वो दिल से दिल का रिश्ते वाला लव नहीं होता। फिफ्थ हाउस अगर सिंगल है, फिफ्थ हाउस का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, स्ट्रांग है, तो ऐसा आदमी बहुत प्यार करता है, हर चीज से प्यार करता है, नेचर से प्यार करता है, भगवान से प्यार करता है। स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए कहा जाता है इस हाउस की जो मेन चीज है वो होगी स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअल हुआ वो। स्पिरिचुअल हुआ का मतलब हो गया कि वो इस परमात्मा के साथ जुड़ गया, उसको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, जो उसको दिखता है, जो उसकी आत्मा कहती है कि ये सही है, वो उसी से ही प्यार करता है और उसी पे ही विश्वास करता है। हमारा चाइल्ड बर्थ इससे देखा जाता है, फर्स्ट चाइल्ड इससे देखा जाता है कि फर्स्ट चाइल्ड जो है हमारी लाइफ का, हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो उसका जो हाउस होता है कि उसके साथ कैसा रहेगा, वो क्या बिहेवियर रहेगा, उसका रिलेशन फादर से कैसा रहेगा, कैसे होगा, वो सारी कैलकुलेशन हम फिफ्थ हाउस से करते हैं। फिफ्थ हाउस से हम चाइल्ड बर्थ भी देखा जाता है। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है आपका, फिफ्थ हाउस अच्छे कॉम्बिनेशंस बना रहा है, अच्छे हाउसेस के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप ध्यान से देखिए, अगर फिफ्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस देखें तो हम फिफ्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस होता है फोर्थ हाउस, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि हमेशा हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक रूल है कि ट्वेल्थ हाउस जो होता है अपने हाउस का नाश मारता है, फर्स्ट हाउस का नाश मारता है। तो फिफ्थ हाउस अगर फर्स्ट हाउस है तो उसका ट्वेल्थ हाउस कौन सा हुआ? फोर्थ हाउस। तो उसका नाश मारेगा कैसे? फोर्थ हाउस होता है हमारा प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख,
मटेरियलिस्टिक चीज़ें। अब अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, कोल्डनेस का, हम कहते हैं ना कि प्यार में अगर कोल्डनेस आ गई तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रहा। आप जब इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो ऑटोमैटिकली जो प्यार है वो कम होता है। क्योंकि अगर आप कभी भी प्यार के अंदर क्या चीज़ें आएँगी, प्रॉपर्टी, व्हीकल, पैसा, 4th हाउस पाताल का हाउस होता है। पाताल हाउस का मतलब हो गया राज़। जो लोग गहरे राज़ रखते हैं, आपको लगता है कि उनके रिलेशनशिप मज़बूत रहते हैं। रिलेशनशिप उसके मज़बूत रहते हैं जो अंदर और बाहर से एक होता है। जो अंदर और बाहर से एक होता है। तो अंदर और बाहर से एक 5th हाउस वाले लोग होते हैं जिनका 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट इज़ द राइट वर्ड। एक्टिवेट के ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा कि 5th हाउस को हम कैसे इसके फल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये एक्टिवेट होता है और कैसे ये वर्क करता है। एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है? क्योंकि हमने नहीं डाला, जो भी डाला है भगवान ने डाल के भेजा कि 5th हाउस आपका यूज़ होगा, नहीं होगा, 5th हाउस कितनी बार रिपीट हो रहा है, कि जितनी बार ये रिपीट होगा हमारे हाउसेस के अंदर, हमारी एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप के अंदर, उतनी बार हमारे को इससे रिलेटेड कोई ना कोई काम, इससे रिलेटेड कोई ना कोई, जिसे हम कहते हैं कि हमारा वर्क चलेगा। क्योंकि दशाएँ आएँगी बार-बार, जितनी बार रिपीट होगा जितने प्लैनेट्स के अंदर उतनी बार दशाएँ आएँगी तो उतना ज़्यादा हम 5th हाउस से बेस लगा के, मतलब 5th हाउस के बेस पे हम काम कर पाएँगे। चाइल्ड बर्थ का मैंने बताया कि चाइल्ड बर्थ अगर 4th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ऑटोमेटिकली हेल्थ का भी नाश मारेगा, क्योंकि वो 5th हाउस का 12th है तो हेल्थ के लिए भी खराब है। 5th हाउस हेल्थ के लिए अच्छा है तो 4th हाउस हेल्थ के लिए खराब है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी, पैसा और गाड़ियों में जब हम ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं इनको कमाने के चक्कर में या इनको खरीदने के चक्कर में, ऑटोमेटिकली हम किसका नुकसान करते हैं? अपनी हेल्थ का। ये हेल्थ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया कि 5th हाउस लव का होता है, प्यार का होता है, ठीक है? अगर 5th हाउस आपका इन्वॉल्व है, तो आपको किसी से प्यार हुआ, तो वो 5th हाउस अगर आपका इन्वॉल्व है, तो आपको लव होगा। तो लव होना 5th हाउस की वजह से है। मगर लव मैरिज होना तो 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मैं एग्ज़ाम्पल्स में नहीं आपको दिखाऊँगा, आपको समझ नहीं आएगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे कॉम्बिनेशंस लव मैरिज के बनते हैं। जैसे एक मैंने बताया था कि व्हेन विल आई गेट मैरिड? उसके अंदर क्लियर वीडियो के अंदर बताया गया कि शादी के क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर 5th हाउस के साथ 11th हाउस इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली आपको प्यार होगा और सच्चा प्यार होगा। मगर अगर 7th हाउस इन्वॉल्व नहीं है, तो शादी नहीं होगी। हम सब जानते हैं शादी के लिए 7th हाउस इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो दशा में मान लीजिए 5th हाउस आया हुआ है, तो प्यार हो गया। अब जब तक दशा में 7th हाउस नहीं आएगा, शादी नहीं होगी। तो दशा के अंदर 7th हाउस भी आना ज़रूरी है। जब तक वो दशा में 7th हाउस नहीं आएगा, वो शादी नहीं होगी, वो लव रहेगा। आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा। आप कहेंगे शादी क्यों नहीं हो पा रही? कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, शादी नहीं हो पाएगी। शादी तभी होगी जब 5th हाउस के साथ 7th हाउस भी इन्वॉल्व होगा। ये छोटी-छोटी, बारीक-बारीक चीज़ें जो 5th हाउस के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर 7th हाउस आ गया तो शादी हो गई, नहीं है, और अगर 6th हाउस आ गया जो 7th का नाश मारता है यानी शादी का नाश, तो इसका ये मतलब हो गया कि ऑटोमैटिकली प्यार के अंदर डिसॉल्वमेंट आ गई। रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीज़ें प्यार के अंदर आ गई, प्यार ऑटोमैटिकली डिसॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5th हाउस के लॉर्ड के बारे में कि 5th हाउस का लॉर्ड कौन होता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि 5th हाउस को कहा जाता है कि 5th हाउस सूर्य का हाउस है, आत्मा का कारक है सूर्य। बात बिल्कुल ठीक है कि आत्मा का कारक हम सूर्य को मानते हैं। इसलिए 5th हाउस जो कहा गया है कि 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। ये इस वजह से कहा गया है क्योंकि 5th राशि जो होती है वो लियो होती है। और लियो का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। इस वजह से कहा जाता है कि जो हाउस का लॉर्ड है वो भी सन है। मगर अगर हम अपनी हॉरोस्कोप्स में देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि 5th हाउस का लॉर्ड हमारा सन है, कि सन की प्लेसमेंट अच्छी है तो 5th हाउस की अच्छी है। ये एक बेसिक प्लेसमेंट, बेसिक प्रेडिक्शन होगी, और बेसिक प्रेडिक्शन के ऊपर आप कैलकुलेशन और सटीक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सटीक कैलकुलेशन के लिए आपको क्या देखना है कि 5th हाउस के अंदर आपकी राशि कौन सी बैठी है। 5th हाउस का लॉर्ड वो कहलाया जाएगा जो 5th हाउस के अंदर राशि बैठी है। 5th हाउस के अंदर आपने कुछ नहीं करना, अपने 5th हाउस के अंदर देखना है कि नंबर कौन सा लिखा है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, बस वो नंबर देख लीजिए। वो नंबर के साथ ये लिस्ट है, ये लिस्ट के अंदर आपको उस नंबर के आगे कौन सी राशि लिखी हुई है। सपोज 5th के अंदर अगर लिखी हुई है, मान लीजिए 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर किसकी राशि हुई? 10 नंबर हुई मकर राशि। मकर राशि हुई हमारी सैटर्न की, तो शनि की राशि हो गई। तो अगर 5th हाउस के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब हो गया जो 5th हाउस का लॉर्ड हुआ वो सैटर्न हुआ, और सैटर्न अपनी दिशा में 5th हाउस के रिजल्ट्स देगा।
सैटर्न अपने दशा में 5th हाउस के रिजल्ट्स देगा। एक इस तरीके से रिजल्ट्स देगा। दूसरा, 5th हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट भी बैठा है तो मान लीजिए 5th हाउस के अंदर अगर मंगल बैठा है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब मंगल की दशा आएगी तो भी 5th हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उस हाउस के अंदर बैठने की, क्योंकि वो उस हाउस के अंदर बैठा है, और प्लस उसके लॉर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम लॉर्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया जो नंबर ऑफ राशि का लिखा होगा उसका जो लॉर्ड होगा वही होगा 5th हाउस का लॉर्ड। आप ये नहीं कह सकते कि 5th हाउस का लॉर्ड सन है तो सन ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। अगर आप इस बेस पे प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन के अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी। मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को गलत नहीं कहना चाहता, मगर मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि एक चीज होती है कि जैसे कहा जाता है कि ये फ्री साइज पैंट कह लीजिए या फ्री साइज आपकी जीन्स है तो ये सबको आ जाएगी, मगर जो लोग फिटिंग का पहनते हैं तो उसका मतलब होगा कि वो पर्टिकुलरली उसके लिए बनी है। तो उस हिसाब से जो पर्सनल हॉरोस्कोप होती है वही बताती है कि आपके 5th हाउस का लॉर्ड कौन सा है। जनरली जनरल प्रिडिक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो सन है, मगर पर्टिकुलरली आपको अपनी कुंडली के अंदर अगर देखना है तो 5th हाउस का लॉर्ड वो है जो राशि वहां पे बैठी हुई है, और राशि का जो लॉर्ड है, या फिर रिजल्ट्स तो वो भी देगा जो प्लेनेट वहां पे बैठा है। जो प्लेनेट वहां पे बैठा है वो भी रिजल्ट्स देगा अपनी दशा के अंदर जब 5th हाउस आएगा। ठीक है, तो ये बात होगी लॉर्ड की। अब हम बात करते हैं कि 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट किसका होगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 7th हाउस के कि जो भी प्लैनेट्स इसके ऑपोजिट हाउस में बैठे होते हैं, यानी मतलब जो भी इसके 7th हाउस मतलब इसके ऑपोजिट होते हैं 7th हाउस, तो 5th हाउस का जो ऑपोजिट हो गया वो हो गया हमारा 11th हाउस। फर्स्ट हाउस का 7th हाउस, 6th हाउस का 12th हाउस, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो 5th हाउस का हो गया हमारा 11th हाउस। जो भी प्लैनेट बैठे हैं 11th हाउस में, आंख बंद करके कह दीजिए कि ये एस्पेक्ट कर रहे हैं 5th हाउस को। वैसे प्लेनेट प्लेनेट को एक्सपेक्ट करते हैं, मगर हम नॉलेज के लिए हम ये कहेंगे कि 11th हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं वो 5th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक तो बेसिक रूल आप समझ लीजिए, जो भी बेसिक से समझ रहे हैं कि 11th हाउस में कोई भी बैठा है तो वो 5th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। अब 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी दृष्टियां थोड़ी सी अलग होती हैं। 7th हाउस की भी होती है मगर अलग भी होती हैं। जैसे सैटर्न की होती है तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है, मंगल की होती है चौथी और 8वीं, और गुरु की होती है 5वीं और 9वीं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली में मैं 3 चीजें बता रहा हूँ, ये तीनों की प्लेसमेंट्स आप देख लेना तो आप समझ लेंगे कि आपके 7th हाउस पे इसका भी एस्पेक्ट है। सबसे पहले शनि को देखिए। अगर शनि आपका 8वें हाउस में है, या फिर शनि अगर तीसरे हाउस में है, या तो तीसरे हाउस में है या फिर 8वें हाउस में है। अगर इन दोनों में से किसी हाउस में है, 7वें को मैंने आपको बताया कि 11वें हाउस में, तो आप बेसिक से समझिए, अगर वो 11वें हाउस में, तीसरे हाउस में या 8वें हाउस में है शनि, तो समझ लीजिए उसकी दृष्टि भी 5th हाउस पे है। मैं रिपीट करता हूं, सैटर्न अगर आपकी कुंडली के अंदर तीसरे हाउस में, 8वें हाउस में या 11वें हाउस में, तो उसकी दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, ये समझ के चलिएगा। तो उस हिसाब से आपका जो होने वाला लव पार्टनर, नॉट लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, उसके ऊपर शनि सैटर्न के एस्पेक्ट्स होंगे। दूसरा, मंगल की बात करें। अगर मंगल 10वें में, 11वें में या दूसरे हाउस में है, मैं रिपीट करता हूं, 10वें में, 11वें में या दूसरे हाउस में, तो मंगल की दृष्टि आपके 5th हाउस के अंदर है। समझ गए? मंगल अगर 10वें में, 11वें हाउस में या दूसरे हाउस में। अब बात करते हैं हम गुरु की। अगर गुरु पहले हाउस में, 11वें हाउस में या 9वें हाउस में है, पहले में, 11वें में और 9वें में, तो गुरु की भी दृष्टि आपके 5वें हाउस पे है। ठीक है, ये दृष्टियां होती हैं 5वीं और 9वीं गुरु की होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं, और मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं, ये दृष्टियां होती हैं। तो ये दृष्टियां भी आपकी कुंडली में अगर यहाँ ये प्लेसमेंट्स हैं तो एस्पेक्ट आपकी भी कुंडली पे रहेगा 5वें हाउस पे। अब बात करते हैं हम, अगर 5th हाउस एम्प्टी हो। ये मैंने 7th हाउस की कुंडली में भी बताया था कि 5th हाउस अगर एम्प्टी होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट्स नहीं होगा। कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, मैंने आपको वही बताया था कि राशि नंबर देखिए आप। अगर वो राशि नंबर क्या है, बस जो वो राशि नंबर होगा
वो राशि नंबर का जो लॉर्ड होगा वो आपके 5th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एम्प्टी के अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई रिजल्ट्स नहीं देगा, रिजल्ट्स देगा, बल्कि ये रिजल्ट्स आपको समझने पड़ेंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स होंगे। जिस प्लेनेट का वो जो लॉर्ड होगा उस तरीके से आपका जो लव रिलेशनशिप होगा उस तरीके के लोगों के साथ होगा। बाकी जो टीवी में बताया जाता है वो राशि वाले ऐसे बहुत डिटेल में, आप उसमें जाएंगे तो आप मतलब मेरे को तो सोने वाले वीडियोस लगते हैं कई बार। अगर मैं भी देखने बैठूं तो मुझे भी लगता है कि मुझे नींद आ जाएगी, जितना वो एक राशि के बारे में बताया जाता है। इतनी चीजें हम नहीं ढूंढ सकते अपने पार्टनर में। हमने सिंपल तरीके से ये देखना है कि बेसिक्स उसका नेचर कैसा होगा, गुस्से वाला है नहीं है, ठीक है, जिंदगी काटनी है, कट जाएगी नहीं कटेगी। ज्यादा डीप में जाएंगे तो क्या मिलेगा। आपको पता है ना, आजकल जैसे बहुत नया ट्रेंड चलता है कि आप, जैसे पहले लोग सिंपल खाना खाते थे, तो उसमें अब ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक में और कई चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो वो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जब उसकी हालत खराब होती है, वो कहता है जो है दे दो यार। कई बार हम लोग और चीज़ों में इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम ये सारी चीज़ें नहीं देख पाते। मैनेज करना आसान है कई चीज़ें, मगर एक टाइम होता है। सबके ऊपर जब प्रेशर बनता है या कई बारी आदमी एंग्जाइटी में होता है, तो वो फिर क्या करता है कि नॉर्मल नहीं चल पाता। या वो बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ देगा, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर लेगा। लाइफ को नॉर्मल करना है तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कुंडलियों को समझिए। डिटेल में जाने के लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये था 5th हाउस के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ कि इसका एम्प्टी हो तो क्या होता है, लॉर्ड कैसा, इसका एस्पेक्ट कैसा, और इसकी से हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं, कैसे कुंडली में हम इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिक तरीके से 5th हाउस बताया है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इसके फ़ायदे और इसके एस्पेक्ट्स हम कब-कब देख सकते हैं। किस-किस अ, दशा में हम देख सकते हैं या कैसे ये एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ। जल्दी आपसे फिर मिलूँगा एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।